साथियों, स्मार्ट पहेली में आपका स्वागत है। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम सीटेट के सीडीपी के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है कि जो विकास होता है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास के संदर्भ की बात की जाए तो इसमें से कौन सा कथन सही है, तो क्या आप बताएंगे कि इसमें से कौन सा कथन सही होगा। तो अगर सही कथन की बात की जाए तो क्या वह विकास केवल किशोरावस्था के दौरान ही होता है, या विकास केवल एक बहुआयामी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, या विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी बच्चों के लिए एक समान होती है, या विकास केवल आनुवंशिकता द्वारा ही पूरी तरह से निर्धारित होता है। तो आप क्या बताएंगे। आप कहेंगे सर, जो विकास होता है ये विकास केवल क्या होता है, किशोरावस्था के दौरान ही होता है। ये नहीं सर, नहीं, विकास क्या होता है, विकास एक बहुआयामी क्या है, सतत प्रक्रिया है। क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे हम कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है कि जो जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे साहब की बात की जाए तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चा वस्तु अस्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण प्रदर्शित करता है। क्या वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, या संवेदीगामक अवस्था है, या अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो साथियों, अगर जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की बात की जाए तो किस अवस्था में वस्तु अस्थायित्व का गुण आता है, तो वो कौन सी अवस्था है, तो वो संवेदीगामक अवस्था है। उसके बाद कहता है कि लेव वाइगोस्की साहब की बात होती है। लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको हम ZPD के नाम से जानते हैं, क्या दर्शाता है। क्या वह बच्चे द्वारा अकेले किए जाने वाले कार्य और सहायता से किए जा सकने वाले कार्य के बीच का अंतर है, या बच्चों की वृद्धि या IQ का अंतर स्तर है, या फिर शिक्षक द्वारा दी जाने वाली पूर्णतः स्वतंत्र अधिगम प्रक्रिया है, या बच्चे का शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो साथियों, अगर लेव वाइगोस्की की बात की जाए, समीपस्थ विकास क्षेत्र की बात की जाए, ZPD की बात की जाए, तो ये बच्चे द्वारा अकेले किए जाने वाले कार्य और सहायता के लिए किए जा सकने वाले कार्य के बीच का अंतर होता है। अगर उसके बाद लेव वाइगोस्की के बाद अब लॉरेंस कोहलबर्ग साहब आते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग साहब क्या बात करते हैं, तो लॉरेंस कोहलबर्ग साहब कहते हैं, कौन सा सिद्धांत देते हैं, तो लॉरेंस कोहलबर्ग कौन सा सिद्धांत देते हैं। तो साथियों, जो लॉरेंस कोहलबर्ग होते हैं वो नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास का सिद्धांत देते हैं, जिसमें नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार क्या पूछते हैं कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर के अंतर्गत आता है। क्या वह पूर्व पारंपरिक अवस्था है, या पारंपरिक स्तर है, या अनौपचारिक नैतिक स्तर है, या उत्तर पारंपरिक स्तर है। तो साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा पारंपरिक स्तर, जिसको हम कन्वेंशनल लेवल के नाम से जानते हैं। उसके बाद कहता है कि जो वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित इसके फोल्डिंग या पाड़ मचान ढांचा, इसको बहुत से नामों से जानते हैं। शब्द का सही अर्थ क्या है। क्या वह बच्चे को पूर्ण स्वतंत्र छोड़ देता है, या वयस्क या अधिक ज्ञानी व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता होती है, या छात्र को परीक्षा में अधिक अंक देने की प्रक्रिया है, या बच्चों की गलतियों के लिए उसे दंडित करना है। तो आप कहेंगे सर, जो पाड़ या मचान या इसके फोल्डिंग या ढांचा जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है, वह वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अधिक ज्ञानी व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली अस्थायी क्या होती है, सहायता होती है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, पाड़ मचान इसके फोल्डिंग या ढांचा के नाम से जानते हैं। अगर जीन पियाजे के अनुसार संरक्षण की बात की जाए कि संरक्षण की क्षमता बालक की किस अवस्था में विकसित होती है, क्या वह संवेदीगामक अवस्था है, या मूर्ति संक्रियात्मक अवस्था है, या
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, तो आप कहेंगे कि सर अगर बालक के संरक्षण की क्षमता की बात की जाए तो यह किस अवस्था में होती है। तो बालक के संरक्षण की बात की जाए तो साथियों ये किस अवस्था में होती है, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर समावेशी शिक्षा की बात की जाए तो इसका मूल दर्शन निम्नलिखित में से क्या है। क्या वह केवल विशेष बालकों के लिए एक अलग स्कूल बनाना है, या प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सामान्य बच्चों से अलग पढ़ाना है, या सभी बच्चों को चाहे उनकी क्षमताएं कुछ भी हो एक ही नियमित विद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, या केवल आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को छूट देना है। तो आप कहेंगे सर अगर समावेशी शिक्षा की बात की जाए तो इसमें सभी बच्चों को क्या करना है, उसकी क्षमता के अनुसार उसको गुणवत्तापूर्वक क्या करना है, शिक्षित करना है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अगर डिसलेक्सिया की बात की जाए, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस प्रकार का अधिगम अशक्तता से संबंधित है। क्या वह गणितीय गणना विकार से है, या लेखन विकार से है, या पठन विकार से है, या शारीरिक संतुलन विकार से है। साथियों अगर डिसलेक्सिया की बात की जाए, डिसलेक्सिया मतलब कि पठन विकार, जिसमें पढ़ने में कठिनाई होती है उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। यही साथियों अगर हम आपको बता दें डिसकैलकुलिया की बात की जाए, डिसकैलकुलिया इसमें प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, कैलकुलिया मतलब इसमें कैलकुलेशन हो रहा है, जिसमें कैलकुलेशन करने में उसको गणना करने में प्रॉब्लम होती है तो उसको डिसकैलकुलिया के नाम से जानते हैं। अब हम आगे चलते हैं साथियों, यहीं एक हम आपसे और क्वेश्चन बता दें। एक क्वेश्चन में आपका 3 क्वेश्चन हो जाएगा कि अगर डिस्ग्राफिया की बात की जाए कि डिस्ग्राफिया क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर जिसमें लिखने में विकार हो, क्या हो, लिखने में विकार हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डिस्ग्राफिया के नाम से जानते हैं। अब कहता है कि अगर बालक जो है बाल केंद्रित कक्ष में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। एक सुगमकर्ता के रूप में बच्चों को सीखने में मदद करना, या कक्षा में केवल व्याख्यान देना और अधिकार जमाना, या केवल पाठ्य पुस्तक के आधार पर ही प्रश्न पूछना, या बच्चों को निष्क्रिय श्रोता बनाना। तो आप कहेंगे कि सर अगर बाल केंद्रित कक्ष में शिक्षक की भूमिका की बात की जाए तो ये तो हमको बहुत ही पहले से पता था कि बालक को क्या करता है, एक शिक्षक उसको फैसिलिटेटर का काम करता है, सुगमकर्ता का काम करता है, बच्चों को सीखने में मदद करने का काम करता है। अगर आपसे पूछ ले कि आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है, क्या वह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करना, या ज्ञान अर्जन, या आनंद हेतु नए कौशल सीखना, या शिक्षक के डांट से डर के गृह कार्य करना, या कक्षा में प्रथम स्थान लाकर प्रशंसा करने के लिए पढ़ना। तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य प्रेरणा, 2 अभिप्रेरणा होती है। एक आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, एक बाह्य प्रेरणा, जो आपके अंदर खुद से स्वतः से ऑटोमेटिक जिज्ञासा अंदर से जागे, बिना किसी बाहरी फोर्स के, बिना किसी प्रेशर के आपके अंदर से पढ़ने की इच्छा जागे, उसे हम आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। अगर बाहर किसी से मोटिवेट हो गए, किसी को देख के मोटिवेट हो गए, तो उसको एक्सटर्नल मोटिवेशन कहते हैं, या उसको बाह्य प्रेरणा कहते हैं। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ज्ञान अर्जन एवं आनंद हेतु नए कौशल को सीखने हेतु क्या करना है, पढ़ना है। तो इसको क्या कहेंगे, आंतरिक अभिप्रेरणा कहेंगे। अगर हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की बात की जाए के अनुसार दूसरों के मनोभावों, प्रेरणाओं और इच्छाओं को सही ढंग से समझने की क्षमता को क्या कहा जाता है। क्या वह अंतः व्यक्तिगत बुद्धि है, या अंतर व्यक्तिगत बुद्धि है, या भाषाई बुद्धि है, या स्थानिक बुद्धि है। तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे सर अगर यहाँ पे अंतर व्यक्तिगत बुद्धि की बात की जाए तो हार्वर्ड गार्डनर के दूसरे के मनोभाव, देखिए ये 2 चीज़ दिया है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि उसके अंदर के खुद के भाव को जानना नहीं, इसमें दूसरे के मनोभावों को क्या करना है, जानना है, उनकी इच्छाओं को सही ढंग से समझने की क्षमता को क्या कहते हैं, अंतर अभिप्रेरणा कहते हैं। अगर वहीं अंतः अभिप्रेरणा की बात की जाए
तो अंतः मतलब खुद के अंदर की जो प्रेरणा होती है उसको अंतः प्रेरणा के नाम से जानते हैं। उसको किसके नाम से जानते हैं? उसको अंतः अभिप्रेरणा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि रचनात्मक चिंतन का जो प्रथम लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या वह अपसारी चिंतन है, या अति सक्रियता है, या अपसारी चिंतन है, या असंतुलित सोच है? तो क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब बी हो जाएगा। जो अपसारी चिंतन है वो क्या है? इसका सही जवाब होगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को पास या फेल श्रेणियों से बांटना, केवल वर्ष के अंत में बोर्ड परीक्षा आयोजित करना, बच्चों के सीखने की प्रगति का निरंतर आकलन का शिक्षण अधिगम में सुधार करना, बच्चों का अत्यधिक परीक्षण तनाव उत्पन्न करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बच्चों के सीखने की प्रगति का निरंतर आकलन कर शिक्षण अधिगम में सुधार करना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? क्या सभी बच्चों के लिए एक समान और कठोर पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए? मंदबुद्धि बच्चों को कक्षा से अलग कर देना चाहिए, या विविध अधिगम शैलियों को ध्यान में रखते हुए लचीली शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, या केवल उच्च अंक प्राप्त करने वाले बच्चों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा कि विविध अधिगम शैलियों को ध्यान में रखते हुए लचीली शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। नोआम चामस्की साहब की बात आती है। चामस्की साहब के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता किस प्रकार की होती है? क्या वह जन्मजात होती है, या अनुकरण द्वारा पूरी तरह से अर्जित होती है, या केवल औपचारिक विद्यालय शिक्षा द्वारा ही संभव है, या केवल पुरस्कार और दंड द्वारा सिखाई जाती है? तो साथियों, अगर इसमें LED की बात की जाती है, जिसको हम LED के नाम से जानते हैं, इसकी बात कौन करता है? नोआम चॉम्स्की LED की बात करते हैं। यह भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है ये क्या होती है? ये जन्मजात होती है। उसके बाद अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है कि अधिगम का जो आकलन है, अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग किस पर केंद्रित होता है? क्या वह सीखने की प्रक्रिया के दौरान रचनात्मक प्रतिपुष्टि देने पर, या सत्र के अंत में केवल ग्रेड और अंक देने पर, या केवल मानक परीक्षणों में प्रयोग पर, या विद्यार्थियों के केवल तुलना करने पर? तो क्या होगा इसका सही जवाब? आप कहेंगे सर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो सीखने की प्रक्रिया के दौरान रचनात्मक पुष्टि दी जाती है उसे अधिगम के लिए क्या किया जाता है? आकलन कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन डेवी का मानना है कि विद्यार्थी स्वयं क्रिया करके ज्ञान का निर्माण करता है, शिक्षक के निर्देशों का निष्क्रिय रूप से पालन करते हैं, या बिना किसी सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, या केवल रटने की विधि में सर्वोच्चतम सीखते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि स्वयं करके सीखने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये कौन कहता है? ये मिस्टर जॉन डेवी साहब कहते हैं। कह रहा है ADHD से ग्रसित बालक का प्रमुख लक्षण क्या है? लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई और अतिसक्रियता, सुनने और बोलने में पूरी तरह असमर्थता, केवल सीखने में गंभीर अक्षमता, उच्च स्तर का अवधान केंद्रित रखना या केंद्रित करना।
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कि लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, अति सक्रियता। जेंडर एक अवधारणा है जबकि लिंग एक अवधारणा है। क्या है? जेंडर जैविक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, जैविक, शारीरिक, आर्थिक। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा आप कमेंट करके बताएंगे। तो आप कहेंगे कि सर इसका सामाजिक, जेंडर क्या है? एक सामाजिक अवधारणा है, जबकि अगर सेक्स की बात की जाए, लिंग की बात की जाए, तो ये क्या है? एक जैविक अवधारणा है। उसके बाद कह रहा है कि प्राथमिक समाजीकरण का सबसे प्रमुख कारक कौन सा है? क्या वह विद्यालय है, सरकार है, परिवार है, समाचार है? तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे कि सर अगर आप प्राथमिक समाजीकरण की बात करते हैं तो जो प्राथमिक समाजीकरण है इसमें हमारा आता है, क्या आता है? परिवार आता है, क्योंकि समाज की सबसे पहली श्रेणी क्या होती है? परिवार होती है। उसके बाद हम आ गए क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कहता है कि अगर वाइगोत्स्की साहब की बात की जाए तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का निजी वाक्य जिसको हम प्राइवेट स्पीच के नाम से जानते हैं या आत्म वार्ता के नाम से जानते हैं क्या दर्शाता है? इसका मतलब निजी वाक्य, वो बच्चा किससे बात करता है? खुद से बात करता है, प्राइवेट स्पीच देता है, खुद ही से बोलता है, खुद ही से सुनता है, खुद ही से कहता है। सारी बातें वो किससे कर रहा है? खुद से कर रहा है, अपने आप से करता है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? निजी वाक्य के नाम से जानते हैं साथियों। अगर बच्चों की आत्मकेंद्रिता इसको कहेंगे, या मानसिक विकार के संकेंद्र कहेंगे, या अपनी सोच और कार्यों को मार्गदर्शित एवं नियंत्रित करने का साधन कहेंगे, या वयस्कों का साधन आकर्षित करने वाली चाल कहेंगे। क्या कहेंगे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा। अपनी सोच और कार्यों को मार्गदर्शित एवं नियंत्रित करने का साधन कहेंगे। उसके बाद कह रहा है कि विकास शीर्षगामी सिद्धांत सेफेलोपॉडल प्रिंसिपल यह बताता है कि विकास किस दिशा में होता है। क्या वह सिर से पैर की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है, या पैर से सिर की ओर होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? इसका सही जवाब हो जाएगा कि सिर से पैर की ओर क्या होता है? सिफेलोकॉडल यानी शीर्षगामी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 23 आ गया हमारा। एक समावेशी कक्षा में बहुभाषिता को किस रूप में देखा जाना चाहिए? क्या वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक बाधा या समस्या है? क्या एक समृद्ध समाधान है, या विद्यार्थियों में भ्रम पैदा करने वाला तत्व है, या फिर शिक्षक के लिए एक अनावश्यक बोझ है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर 23 का अगर सही जवाब हम कमेंट करेंगे तो हम इसका सही जवाब हम ऑप्शन नंबर बी कमेंट करेंगे कि एक समृद्धि क्या है? संसाधन है। समावेशी शिक्षा क्या है? एक समृद्धि संसाधन है। उसके बाद कहता है कि आंकड़े एकत्र करने हेतु पोर्टफोलियो का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? यह समय के साथ छात्र के विकास और प्रगति का क्रमिक प्रमाण प्रदान करता है। इसमें केवल अंतिम वार्षिक परीक्षा की तैयारी होती है। यह केवल कमज़ोर बच्चों के लिए उपयोगी है। इसमें केवल शिक्षक द्वारा दिए गए अंक लिखे जाते हैं। क्या होता है? इसका सही जवाब होगा साथियों कि आंकड़े एकत्र करने हेतु जो पोर्टफोलियो की बात की जाती है उसमें एक समय के साथ छात्र के विकास और प्रगति के क्रमिक प्रमाण पत्र क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। अगर बीएफ स्किनर साहब की बात की जाए तो एक व्यवहारवाद की दिशा देने और सीखने को सुदृढ़ करने के लिए क्या आवश्यक है? स्किनर साहब की बात की जाए अगर इनके व्यवहारवाद को दिशा देने और सीखने को दृढ़ करने के लिए क्या आवश्यक है? क्या वह पुनर्बलन एवं दंड का
बात करते हैं या बिना किसी बाह्य उद्दीपक के स्वतः सीखना या केवल अंतर्दृष्टि या केवल अनुमानिक कारण की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब हो जाएगा पुनर्बलन एवं दंड की बात करते हैं BF स्किनर साहब। अगर वहीं बात की जाए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें बहुत ही सरल एवं आसान प्रश्न देना चाहिए या उन्हें संवर्धित और चुनौतीपूर्ण अधिगम अवसर प्रदान करना चाहिए या फिर उनसे कोई उम्मीद ना रखें या केवल रखने वाले कार्य सौंप देना चाहिए? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उनको क्या करना चाहिए? चुनौतीपूर्ण क्या करना चाहिए? उनको टारगेट देना चाहिए, उनको कठिन प्रश्नों को देना चाहिए जिससे उनका पूर्ण विकास हो सके, वो अपने आप को खाली ना समझे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 27 पे आ गए। कह रहा है कि समीक्षात्मक समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए कक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं? केवल एक शब्द वाले हाँ या ना उत्तर वाले प्रश्न या मुक्त अंत वाले प्रश्न जो विश्लेषण और तार्किक मांगते हैं? केवल स्मरण शक्ति पर आधारित प्रश्न? केवल पाठ्य पुस्तक के पीछे दिए गए तथ्यपरक प्रश्न? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मुक्त अंत वाले प्रश्न जो विश्लेषण और तर्क पर क्या करते हैं? आधारित होते हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए, समालोचनात्मक चिंतन में ऐसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए। अधिगम के सामाजिक रचनावादी उपागम के अनुसार ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त करने से या केवल पाठ्यपुस्तक को बार बार पढ़ने से या सहपाठियों को समाज के साथ अंतःक्रिया व संवाद द्वारा, केवल शिक्षक द्वारा दिए गए भाषण द्वारा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सहपाठियों और समाज के साथ अंतःक्रिया व संवाद द्वारा। संज्ञानात्मक विकास के संज्ञान और संवेग के बीच कैसा संबंध होता है? क्या वह दोनों एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं या संवेग कभी भी संज्ञान को प्रभावित नहीं करता है या केवल संज्ञान ही संवेग को नियंत्रित के विपरीत नहीं है? दोनों आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप कहेंगे सर अगर हम संवेग की बात करें और संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं साथियों। ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि ऑप्टिज्म, जिसको हम स्वलीनता के नाम से जानते हैं, से ग्रसित बच्चों की मुख्य पहचान क्या है? क्या उच्च सामाजिक संप्रेषण कौशल है या अत्यधिक शारीरिक चपलता है या सामाजिक संरचना में कठिनाई और बार बार दोहराए जाने वाले व्यवहार है या तीव्र गति से गणितीय समस्याओं का हल है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कि सामाजिक संरचना में कठिनाई और बार बार दोहराए जाने वाले व्यवहार है। साथियों इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। इससे पहले हम आपको एक सूचना दे दें कि 15 अगस्त से आपकी पेट की थियरी की क्लास स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हम टॉपिक वाइज सभी पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, जिसमें हम संदीप सर और एक नए हमारे जो सर जुड़ने वाले हैं जो कि 15 तारीख से मैथ और रीजनिंग पढ़ाएंगे आपको। और उनकी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही टैलेंटेड टीचर हैं जो 15 तारीख से स्टार्ट होगी। तो साथियों इस क्लास को
ज़रूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू।